So, hello friends, my name is Anshuman. Welcome to my YouTube channel Learning with Anshuman. So friends, in this video we are going to learn Social Studies chapter number 3, the Harappan Civilization part 2. So let's begin this chapter with your great blessings. But at first, please like, subscribe and comment, press the bell icon for latest updates and share it to others. So let's begin this chapter. Transportation and trade. Okay, before that particular which we are learning from till now, okay, जो हमने अभी तक पढ़ा है वो हमने पढ़ा था हरप्पन सील्स के बारे में. बट अब हमें पढ़ना है कि उनकी ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड कैसे थे, उनके रिलीजन क्या क्या थे और लोथल और धोलावीरा के बारे में भी हमें पढ़ना है. ओके, सो लेट्स बिगिन. Transport and trade. Animals, boats and carts were used for transport. Okay, उस टाइम पे animals, boats और carts transportation के लिए use होते थे. This is evidence because a toy clay cart has been found. ठीक, अब हमें ये कैसे पता चला कि जो है उस टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम कार्ड का यूज करते थे. मैं आपको एक पिक्चर दिखाने वाला हूँ, उसमें आपको पता चल जाएगा कि टॉय क्ले कार्ड का कैसे दिखते थे, जो फाउंडेड किया गया है फ्रॉम दिस हरप्पन सिविलाइजेशन. सी, सो दिस पिक्चर you can see the toy clay card. Okay, this is the clay card that was made before 2500 BCE. And in this picture you can see that the Harappan civilized person which we are learning, okay, जो वहाँ के लोग थे, जो वहाँ की सभ्यता के जो लोग थे, वो कार्ट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो इन कार्ट्स का, बैलगाड़ी का यूज करते थे. ओके, सो there were a regular system of trade to secure raw materials. Okay, वहाँ जो रॉ मटेरियल यानी जो कच्चे मटेरियल्स होते थे, जिससे आपके फैक्ट्रीज में जो यूज होते हैं रॉ मटेरियल्स, वो यहाँ पर ट्रेड के लिए यूज होते थे. ओके, ट्रेड वाज कैरिड ऑन विद इन द टेरिटरी एंड विद अदर सिविलाइजेशंस टू. ठीक, ये अलग मतलब ये अपनी टेरिटरी में भी ट्रेड करते थे और जो बाकी की जो टेरिटरीज थी, जो अदर टेरिटरीज थी हमारी, जैसे मेसोपोटामिया, सो ये इन सब में भी ट्रेड करते थे. जैसे और दे ट्रेडेड विद मेनली देयर नेबर्स पर्शियन गल्फ एंड वेस्ट एशिया. अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ पर्शियन गल्फ और वेस्ट एशिया का मैं आपको मैप दिखाऊंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि इनका ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड कैसे होता था. So in this picture you can see the transportation and the trade that has been done by the Harappan civilized people. Okay, so मैं आपको दिखाता हूँ. ओके, तो आप देखिए, ये जो आपका ये वाला पार्ट है, ये है आपका पर्शियन गल्फ, यानी इसके जो आसपास के जो एरिया थे वहां पर आपका मेनली ट्रेड होता था. ठीक है, मेनली ट्रेड होता था फ्रॉम द हरप्पा, ओके, फ्रॉम द मोहनजोदड़ो एंड अदर सिटीज ऑफ द आर हरप्पन सिविलाइजेशन. ओके, सो अब आपका जो वेस्ट एशिया का जो पार्ट है वो इतना पूरा है. ठीक, इतना पूरा पार्ट आपका वेस्ट एशिया का है, यानी ये मेनली वेस्ट एशिया में ही ट्रेड करते थे. अब अभी तक हमें इसका सिर्फ एविडेंस ही मिला है कि ये सिर्फ वेस्ट एशिया में ट्रेड करते थे. हमें अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला कि ये नॉर्थ एशिया में भी करते थे, साउथ एशिया में भी करते थे या फिर ईस्ट एशिया में भी करते थे. ईस्ट एशिया में मतलब करते थे लेकिन अपने ही जगह पे वो ट्रेड करते थे. जैसे आपका हो गया मोहनजोदड़ो से ये कालीबंगन तक ट्रेड करना, हरप्पा से कालीबंगन तक ट्रेड करना, हरप्पा से लोथल धोलावीरा जगह तक ट्रेड करना. तो ये आपका मेनली जगह होती थी उन सब की ट्रेडिंग की. ओके, ये सब आप उनकी जगह होती थी. ओके, दे हैड ट्रेड रिलेशंस विद अफगानिस्तान, ईरान एंड मेसोपोटामिया.
अब इनका जो स्ट्रॉन्ग जो ट्रेड रिलेशन था वो मेनली अफगानिस्तान, ईरान और मेसोपोटामिया के साथ था। हरप्पन सील्स हैव बीन फाउंड इन मेसोपोटामिया। अब ये आपका मेन चीज है, ये जो आपके एग्जाम्स में आपसे बहुत बार पूछा भी गया है, मेरे भी एग्जाम्स में पूछा गया था कि द हरप्पन सील्स हैव बीन फाउंड मेनली इन ओके, इससे आपसे पूछा जाएगा तो आपको इसका वन वर्ड आंसर आएगा मेसोपोटामिया। ठीक है, ये मेरे हाफ ईयरली में भी आया था, यूनिट टेस्ट में भी आया था, तो आपको ये याद करना होगा। ये मेनली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर इसको अगर एक्सप्लेन करने को आएगा तो आप ये जो बैक का पोर्शन था आपका ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड की हेडिंग के नीचे, वो आपको याद करना होगा। कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर एंड सम टाइप्स ऑफ प्रीशियस स्टोन्स आर इम्पोर्टेड। अब कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर और कुछ और अलग अलग टाइप के पत्थर ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंपोर्ट किए जाते थे। कॉटन वॉज एन आइटम ऑफ एक्सपोर्ट। अब जो मेन चीजें जो एक्सपोर्ट की जाती थी, यानी देखो इंडस वैली एक वैली है, अब वैली का जो पोर्शन होता है वो तो यू शेप्ड होता है या तो वी शेप्ड होता है। अब वैली में मेनली कॉटन की मतलब खेती की जाती है, उसका एग्रीकल्चरल फार्म होता है मेनली कॉटन का इन द वैलीज एरिया। तो उस टाइम पे वो वहां से, क्योंकि वो वैली थी तो वहां से बहुत ज्यादा कॉटन की वो आती रहती थी, मतलब वो लोग कॉटन बहुत ज्यादा ट्रेड करते थे। ओके, तो वो कॉटन की उनके पास बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में उनके पास फसल थी। ओके, टू facilitate trade, the Indus Valley people had a uniform system of weight and measures. ओके, तो जो उनके पास मेजरमेंट का जो पोर्शन था वो उनके पास बहुत ही ज्यादा अच्छा था। उनके पास यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स, यानी उनके पास वेट माप तौल के लिए उनके पास एक इम्प्रेसिव चीज जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा आगे। क्यूबिकल वेट्स मेड ऑफ कर्ट एंड ब्लैक स्टोन हैव बीन फाउंड। अब कर्ट और ब्लैक स्टोन दो टाइप के पत्थर होते हैं, एक तो काला पत्थर होता है और एक जो कर्ट होता है वो स्मूथ होता है, बहुत ज्यादा प्रीशियस होता है। जैसे आपका प्यूमिस स्टोन हो गया, प्यूमिस स्टोन की ही तरह होता है बट वो बहुत ज्यादा मतलब लाइटनिंग प्रोवाइड करता है। An ivory scale has been found at Lothal and a cell scale has been found in Mohenjo-daro. So this question was बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको बहुत ही ज्यादा अच्छे से तैयार करना होगा कि आइवरी स्केल कहाँ पाई गई है, लोथल में, और आपकी जो सेल स्केल है वो कहाँ पाई गई है, मोहनजोदड़ो में। ओके, दे एक्यूरेटली मेजर्ड लेंथ, मास एंड टाइम एंड यूज डेसिमल मेजरमेंट। अब देखो ये आपको मेनली ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वो किसके लिए इम्पोर्टेंट है, लेंथ, मास, टाइम और डेसिमल मेजरमेंट के लिए भी वो यूज होती है। ओके, डेसिमल मेजरमेंट यानी तो डेसिमल सिस्टम का जो मेजरमेंट होता है वो यूज करते थे, मैथ्स में पढ़ा होगा। अब ये है हमारे क्यूबिकल वेट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के क्यूबिकल वेट्स है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था। कर्ट और ब्लैक स्टोन से देखिए, ये दोनों कर्ट है, एक सेकेंड, ये दोनों कर्ट है और ये आपका ब्लैक स्टोन है। ओके, प्यूमिस की तरह होते हैं कर्ट। ओके, सो लेट्स कम टू नेक्स्ट, रिलीजियन। फायर एल्टार्स हैव बीन डिस्कवर्ड एट कालीबंगन। ठीक है, अब इनका जो रिलीजियन था वो हमें उसके बारे में बहुत ही अच्छी बारे में उसको डिटेल में समझना होगा। जो फायर एल्टार्स थी यानी वहाँ के जो फायर गॉड थे जिनको वो मानते थे, वो कालीबंगन में हमें उसके बहुत ज्यादा अवशेष मिले हैं, हमें वो मतलब एक्सकवेशन के टाइम पे हमें मिले हैं। एंड हरप्पा में भी उसके बहुत ज्यादा अवशेष मिले हैं। दिस रिवील दैट द पीपल वर रिचुअलिस्टिक एंड बिलीव इन वर्शिप ऑफ फायर। यानी इससे हमें ये पता चलता है, इससे हमें ये मिलता है, ये प्रमाण मिलता है कि वो रिचुअल में भी मानते थे, यानी अपने रिवाजों को भी मानते थे और खुद पे और भगवान पे विश्वास करते थे। कौन से भगवान जी पे, फायर गॉड पे। ओके, द पिक्चर ऑन द सील आर अ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन डिटरमाइनिंग द रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल। अब जो सील पे हमें जो फोटो बनी हुई मिलती है एट द, जो सील्स मैंने आपको इसके पहले दिखाई थी हड़प्पन सील्स, उस पे भी एक गॉड की फोटो बनी हुई थी।
और मैं आपको आगे भी एक गॉड की फोटो दिखाना चाहूंगा जो हड़प्पन सील्स में, अभी आपको मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ऑन वन सील अ हॉर्न फिगर इज सिटिंग इन अ योगिक पोस्चर सराउंडेड बाय एनिमल्स। ठीक है, अब एक सील है, मैं आपको वो सील अभी दिखाऊंगा। उस सील पे एक, जैसे साधु संत होते हैं तो वो एक योगिक पोस्चर में बैठते हैं, वैसे ही बैठे हैं और सराउंडेड बाय एनिमल्स, यानी वो एनिमल्स उनके आसपास घूम रहे हैं। दिस फिगर इज आइडेंटिफाइड एज लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिव और पशुपति। ठीक है, अब ये पहले दो चीजों में वो होते हैं, या तो उस सील का बहुत ही ज्यादा महत्व हो रहा है लॉर्ड शिव पे, यानी शिव जी पे, और या तो वो पशुपति पे हो रहा है, क्योंकि इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इसमें क्या फिक्स्ड है। ठीक है, ऑन, अच्छा वेट, आई विल शो यू फर्स्ट। ओके, सो दिस वाज द सील which I was talking about. This is the seal of Pashupati or Lord Shiva. Okay, you can see that they are having on one seal a horn figure, यानी they were having a horn, यानी उनके पास सींग है। वो एक योगिक, एक साधु संत के पोस्चर में बैठे हुए हैं और उनके पास आस पास ही बहुत सारे आप एनिमल्स देख सकोगे, जैसे एलिफेंट हो गया और बुल्स वगैरह हो गए, तो ये सब है। ओके, आपको ये आपका जो है कंफर्म्ड हो चुका है। नेक्स्ट, ऑन अनदर सील देयर इज अ फिगर ऑफ अ वुमन विद हॉर्न्स standing amongst the branches of a peepal tree. Okay, peepal tree. She was probably the tree spirit worshipping by the people. Tree were regarded as sacred. यानी हमें कुछ ऐसे प्रमाण भी मिले हैं जहाँ पर वो ट्री की पूजा कर रहे हैं, यानी ट्री के देवता की पूजा कर रहे हैं, पेड़ देवता की वो पूजा कर रहे हैं, और वो मेनली पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। ठीक, ओके, डन। A female figure has been found with a fan-shaped headdress. It has been labeled as Mother Goddess. Some Indus Valley seals show the swastik. अब ये आपका मेन चीजें आती हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ पिक्चर। ओके, सो आप इस पिक्चर में देख सकेंगे कि ये है हमारी मदर गॉडेस, जो उस टाइम की बहुत ही ज्यादा, मतलब मदर गॉडेस थी, जो कि हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इनको मदर गॉडेस की तरह पूजा जाता था। इनके पास फैन शेप्ड हेड था, मतलब ये आप जो पंखे की तरह जो हेड देख रहे हो फैन शेप्ड, इसे फैन शेप्ड हेड कहते हैं। ओके, क्लियर? इफ एनी क्वेश्चन प्लीज कमेंट। अगर आपको कोई सा भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, सो अब हम आते हैं केस स्टडी में, यानी इसमें हमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ इंस्ट्रक्शंस पढ़ने होंगे हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। अब हम धोलावीरा और लोथल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धोलावीरा अ टाउन लोकेटेड ऑन खैदिर बेट इन द ग्रेट रान ऑफ कच्छ ऑफ गुजरात। ठीक, ये जो धोलावीरा है ये आपका खादिर बेट में है, ये आपका ग्रेट रान ऑफ कच्छ ऑफ गुजरात, यानी गुजरात के कच्छ में है। द सिटी, सॉरी, is an incredible example of Indus Valley Civilization town. अब ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में था, मतलब है। The city, it seems, was fairly important during the Indus Valley days, as excavations have found evidences of 7 layers indicating many settlements over a period of 1,500 years. Okay. सो जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने इस पे रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि यहाँ पर 7 लेयर्स ऑफ द एविडेंस, सॉरी, यहाँ पर 7 लेयर्स ऑफ द एविडेंस है, यानी इनके पास 7 लेयर्स, मतलब इनके पास 7 एविडेंसेस है जिससे हम बता सकते हैं कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट थी। ठीक है, इंडिकेटिंग मेनी सेटलमेंट्स। अब देखो यहाँ पर पहली चीज, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा नियर टू द सी था, तो नियर टू द सी बहुत कम सिविलाइजेशन होती थी, तो लेकिन यहाँ पर 1500 ईयर्स से एक सिविलाइजेशन रह रही थी। ओके, ओके, जैसे मैंने कहा कि 1500 ईयर्स से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक्सकवेशन, मतलब एक्सकवेशन के दौरान हमें पता चला कि 1500 ईयर्स पुराना है। यहाँ पर 1500 साल तक एक सभ्यता रही थी। ठीक, धोलावीरा वॉज अ प्लांट सिटी, यानी
बहुत ही ज्यादा अच्छी प्लान्ड सिटी थी। धोलावीरा विच लाइक अदर टाउन्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी अदर टाउन्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, धोलावीरा टू इज शेप्ड द पैरेललोग्राम। ठीक है, अब आपने मैथ्स में पढ़ा होगा पैरेललोग्राम, तो इसमें आपको ये बताया गया है कि जो पूरी धोलावीरा सिटी थी ये आपकी पैरेललोग्राम में बनी हुई थी, यानी उस शेप की बनी हुई थी। Some buildings made of sun-dried mud bricks and stone stand in good condition even today. ओके, कुछ बिल्डिंग्स हैं जो सन ड्राइड मड ब्रिक से बनी हुई हैं और वहाँ पर स्टोन के भी कुछ कंडीशन ऑफ द ग्रांड मिलते हैं आज भी, और उनकी कंडीशन बहुत ही अच्छी है। द सिटी वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट, ये ट्रेडिंग का बहुत अच्छी जगह थी। देयर इज एविडेंस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स एंड नेटवर्क ऑफ टैंक्स एंड पॉन्ड्स that supplied water and even a sewage system. Okay, अब इसमें सीवेज सिस्टम भी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव था, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के भी यहाँ पर बहुत सारे सिस्टम थे। यानी जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम दिखाता हूँ। जैसे ओके, ये हो गया एक हाउस। ठीक है, अब इस हाउस के ऊपर लगा हुआ है एक सीवेज सिस्टम। ठीक है, ये प्लेस है पूरे हाउस का। ठीक है, अब ये जो हाउस है, ठीक, अब इस हाउस में जब रेन होती है, जब बारिश होती है, तो इसका जो टॉप ऑफ द टेरेस होता है, इस टेरेस पे जब पानी जमा हो जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, तब यहाँ पर जो सीवेज इसका सिस्टम होता है, ये ऐसे नीचे जाते हुए यहाँ पर नीचे अंडरग्राउंड एक वाटर सप्लाई टैंक होता है, उसमें जाके वो फिल्टर हो करके, यानी यहाँ पर ऐसा भी इन्होंने दिमाग लगाया कि ये यहाँ फिल्टर होके जाएगा पानी, यानी पानी फ्रेश जाएगा बिना किसी व्हाट वी कैन से, बिना किसी बैक्टीरिया को लिए। ओके, सो लेट्स कम अगेन। द रूइंस ऑफ धोलावीरा, यानी धोलावीरा में जो रूइंस थी, दे आर डिवाइडेड इनटू थ्री जोन। अब वो 3 जोन्स में थी, जैसे मैंने आपको बताया। द सिटाडेल, जैसे जो हाई लेवल के रूलर्स ऑफिशियल जो जहाँ पर रहते थे, हाई लेवल बहुत रिच पर्सन, और द मिडल सिटी एंड द लोअर सिटी। अब जो मिडल सिटी थी वो तो मतलब मिडिल क्लास जैसे हो गया, लोअर सिटी लोअर क्लास। ठीक है, वन वेरी इंटरेस्टिंग इंस्क्रिप्शन इज विथ 10 लार्ज साइंस। अब इसमें जो साइन होते थे वो बहुत ही इंप्रेसिव हैं, इनकी इंटरेस्टिंग इंस्क्रिप्शंस भी हैं, विच इज प्रोबेबली वन ऑफ द फर्स्ट एविडेंस ऑफ अ राइटिंग लैंग्वेज। हिस्टोरियंस आर येट टू डिसिफर इंस्क्रिप्शंस। अब वो इंस्क्रिप्शंस के बारे में हमारे जो हिस्टोरियंस है वो उसकी जांच कर रहे हैं, उसे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, जिससे वो उनके बारे में समझ सके। The refinement of buildings and materials used reveals a high knowledge of engineering that must have been prevalent amongst the people. Ornaments made of lapis lazuli, agate, carnel, shells, silver and gold are made up of utensils, and toys made up of clay also reveal a high level of artistic and technological empress. ठीक है, अब आप इसमें देखो, इसमें आपको रिफाइंड बहुत अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स मिलेंगे। अब बिल्डिंग्स तो इनकी तो प्लान सिटी थी, यानी इन्होंने पूरा हर चीज प्लान कर रखा था, चाहे वो कैथेड्रल हो, चाहे वो मिडिल सिटी हो, और चाहे वो लोअर सिटी हो, सबके लिए सेम होता था। बट होता ये था कि जो अपर सिटी थी, जो हमारी कैथेड्रल थी, सिटाड्रल में मतलब उसमें 2 से 3 फ्लोर के हाउसेस थे। ठीक है, बाकी मिडिल सिटी और लोअर सिटी में 1 फ्लोर के हाउस थे, बस इतना डिफरेंस था। ठीक है, उससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं था। और बाकी यहाँ जो ऑर्नामेंट्स यूज होते थे, जो मतलब मेकअप्स के वगैरह यूज होते थे, वो लैपिस लाजुली, एक फ्लावर होता है लैपिस लाजुली, उससे यूज करके बनते थे, और ऑगेट से भी बनते थे, कार्नल से भी बनते थे, शेल से भी बनते थे, सिल्वर से भी बनते थे, और गोल्ड से भी बनते थे। अब ऑर्नामेंट्स मतलब आपका जो ड्रेसिंग सेंस होता है, या तो आप कह सकते हो जो फूल और बाकी फ्लावर्स है वगैरह से जो आपका ज्वेलरीज बनती हैं, मतलब आपके जो नेकलेसेस बनते हैं, उन सब, एज वेल एज यूटेंसिल्स एंड टॉयज मेड ऑफ क्ले। अब यहाँ के जो बर्तन थे, जो यहाँ के यूटेंसिल्स थे, और यहाँ के जो टॉयज थे, वो क्ले से बने हुए थे,
ऑल्सो रिवील अ हाई लेवल ऑफ आर्टिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिकल एम्पायर्स। अब ये जो हाई लेवल, ये जो चीजें थी आर्कियोलॉजिस्ट को और हिस्टोरियंस को इतना अच्छी लगी कि उन्होंने घोषित कर दिया कि यह हाई लेवल, इनके पास आर्टिस्टिक टेक्नोलॉजिकल इतनी ज्यादा इम्प्रेसिव थी जो आज तक अभी तक कोई भी सभ्यता नहीं कर पाई है। नेक्स्ट पेज। अब हम लोथल के बारे में पढ़ेंगे। लोथल एज अ डॉकयार्ड इन प्रेजेंट इन गुजरात। अब गुजरात में जो ट्रेडिंग का पॉइंट था, यानी जो सी टू सी जो ट्रेडिंग जाती थी, इनके पास एक डॉकयार्ड था जहां पर शिप्स खड़ी होती हैं, ठीक है। एट दैट पॉइंट इज नोन एज डॉकयार्ड। अब ये आपका मेन क्वेश्चन बनेगा कि विच सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज a dockyard. So we will say Lothal has a dockyard in present day in Gujarat. Okay, Lothal near river Sabarmati in Gujarat was a very important port with a huge market and a busy dock where goods from neighboring countries and sold in exchange for imported and locally manufactured goods. अब ठीक है, अब ये जो लोथल है ये कहाँ था? साबरमती रिवर के पास। अब ठीक है, अभी आपका मेन क्वेश्चन बन गया पहला ही कि लोथल कहाँ था? साबरमती रिवर के पास में गुजरात, ठीक है। वॉज इम्पोर्टेंट पोर्ट। अब ये जो इम्पोर्टेंट पोर्ट था ट्रेडिंग के लिए, एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करने के लिए, एक बहुत ही अच्छी जगह थी। यहाँ से बोट्स जाती थी विद अ ह्यूज मार्केट, इसके पास बहुत बड़ी मार्केट थी एंड बिजी डॉक। ओके, अब यहाँ जो नेबरिंग कंट्री से जो आपका गुड्स आते थे, जो मतलब आपके जो व्यापार किए हुए जो मतलब मटेरियल्स आते हैं, ठीक है, उन मटेरियल्स को हम गुड्स कहते हैं, ठीक है। तो उन मटेरियल्स को हम गुड्स कहते हैं। ये मैन्युफैक्चर्ड होके आते थे हमारे यहाँ, तो हम इसको सोल्ड इन एक्सचेंज, यानी इसको हम लोग खरीद लेते थे या तो उसको बेच के पैसा कमा लेते थे। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ लोथल। अब लोथल का जो सबसे बेस्ट चीज है वो है इसका मैसिव डॉकयार्ड, ठीक है। एटलीस्ट 2 शिप्स। अब यहाँ पर जो बड़ी बड़ी शिप थी, जितनी भी बड़ी आप शिप ला दो, इसमें 2 शिप तो पक्का फिट आने वाली है, चाहे वो जितनी भी बड़ी हो। फैसिलिटीज फॉर हैंडलिंग कार्गो वर ऑल्सो अवेलेबल। अब जो हैंडलिंग कार्गो यानी जो कार्गो शिप्स होती थी, उनके लिए भी यहाँ पर फैसिलिटीज बहुत ही अच्छी थी। ओके, a warehouse has been identified where are probably used to pack and store goods. अब जो गुड्स थे जो आते थे, जो हमारे पास व्यापार होकर के जो हमारे पास मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आते थे, उन सब के लिए एक वेयर हाउस तो होना चाहिए। अब जो वेयर हाउस, वहां पर उस गुड को पैक करके सोल्ड मतलब दूसरी कंट्रीज में ट्रांसपोर्ट भी करवाया जाता था, और जो आती थी उसको भी हम स्टोर करके रख लेते थे। द मेन इंडस्ट्रीज हैज अ बेड मेकिंग, आइवरी एंड शेल वर्किंग। अब देखो, जो मेन इंडस्ट्रीज थी, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, वो तो बीड मेकिंग में काम करती थी, यानी कि आपका जो ये सब बर्तन बनाना, पोट्री करना, कारपेंटर का काम करना, ये सब बीड मेकिंग में वो लोग करते थे। अब आइवरी एंड शेल वर्किंग, यानी वो आइवरी जो हम तौलने के लिए, आप सब्जी मंडी में जाते हैं, जो तौलने के लिए जो आपका वो क्या कहते हैं, उसका नाम नहीं याद आ रहा, बट उसको हम यूज करते हैं फॉर वेट ऑफ द पर्टिकुलर थिंग, एक वेट निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं द बीड मेकिंग इंडस्ट्री वॉज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द एबिलिटीज ऑफ प्रीशियस स्टोन। अब बीड मेकिंग जैसे का मैंने बताया, ज्वेलरी वगैरह वगैरह, उस पे आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वो जगह थी, क्योंकि उस टाइम के लोगों को ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट भी था, ठीक है। उन समय के लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी था। और यहाँ पर आपको द किल्स वर मेड अप ऑफ मड प्लास्टर्ड ब्रिक्स। अब जो किल्स थे यानी जो जगह थी रहने की, वो प्लास्टर्ड ब्रिक से बनी हुई थी, यानी ये आपका मड है, ये आपका ब्रिक है, ब्रिक पीछे लगा दिया, उसके आगे जो है मड की, जैसे जैसे हम सीमेंट यूज करते हैं वैसे वो लोग मड का यूज करते थे अच्छे से। ओके, द स्टोन्स वर हीटेड एंड मेक बीज। अब स्टोन को गर्म कर दिया जाता था, जैसे प्रीशियस स्टोन जो आपके जैसे डायमंड हो गया, उन सबको गर्म करके एकदम अच्छे से पिघला करके एकदम अच्छे से उसके लिए ज्वेलरीज बनाई जाती थी। मेनी सील्स हैव बीन फाउंड। उसके अकॉर्डिंगली हमें बहुत सारी सील्स मिली है, जो मैंने आपको अभी दिखाया पत्थर, वो सील्स हमें मिली है इंस्क्रिप्शन के साथ। दीज वर यूज कॉमर्शियली फॉर स्टैम्पिंग द ट्रेड गुड्स
Thus Lothal developed as the most important port and center of bead making industry. अब ये जो कॉमर्शियली आप स्टैंपिंग, जैसे आप कोई भी चीज ट्रेड करते हो एक सिटी से दूसरी सिटी, जैसे आपने एक सिटी से कोई कार मंगाई, ठीक है, कार मंगाई तो वो आपका स्टैंप हो करके तब वो अलाउ करेगा कि हाँ ये लेके जा सकते हैं, नहीं तो बिना स्टैंपिंग के आप नहीं ले जा सकते। ओके, अब लोथल एक बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट बन चुका था बीड मेकिंग और एज अ सेंटर ऑफ बीड मेकिंग इंडस्ट्री और द ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, लेट्स कम टू नेक्स्ट, द मिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन। अब हमें पढ़ना है कि ये इनकी सभ्यता खत्म कैसे हुई। ठीक है, द फ्लरिशिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइंड अराउंड 1800 till 1700 BCE। ठीक है, अब इसके इन दोनों के बीच में यानी 1800 से लेकर के 1700 BCE में ये पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई थी, खत्म हो गई थी। Historians gave different reasons for its declination, although people still continued to live there, the culture slowly declined. अब वहाँ के जो यहाँ के जो हिस्टोरियंस है वो मानते हैं कि बहुत सारे वो लोग मानते हैं कि हाँ इससे हुआ होगा, इससे हुआ होगा, इससे भी हुआ होगा। ठीक है, लेकिन उसका सिर्फ हमें ये आज तक नहीं पता चला है कि उसके रियल डिक्लाइनेशन स्टोरी क्या है। ओके, सो लेट्स कम टू नेक्स्ट। ओके, buildings were now made up of inferior materials and the wall and floors were lower standard। अब वो ज्यादा उतने अच्छे नहीं रहे हैं, जैसा कि मैंने आपसे बोला वो ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। अब the streets were not maintained and bigger buildings were broken down into small homes। okay, अब जो बड़ी बड़ी हमें बिल्डिंग्स मिली थी, बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग, उन सब के टुकड़े हो चुके हैं, यानी अब वो आपको बहुत छोटे छोटे पीसेस में आपको मिलने वाले हैं, यानी एक बहुत छोटा सा घर वो बन चुके हैं, एज अ घर, एज अ होम यू कैन सी, स्मॉल होम। द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन, उनका ड्रेनेज सिस्टम टूट चुका है, उनके स्ट्रीट टूट चुके हैं, वो साफ नहीं है। ट्रेड वर नॉट एग्जिस्टेंट, अब जब लोग ही नहीं रहेंगे तो ट्रेड कहाँ से होगा। द डिक्लाइन हैव बीन ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। अब हम इनकी कुछ रीजन देखेंगे जो साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए हैं कि ये हुआ होगा। The climate changed and it became drier and warmer. There was a sudden shortage of water and support of the people. Some died while other moving a cold place. अब देखो, ठीक है, पहला क्या है कि साइंटिस्ट मानते हैं, हिस्टोरियंस मानते हैं कि वो जगह पहले सूखी पड़ चुकी होगी। ठीक है, या तो वो जगह पूरी तरह से ड्रॉट बन चुकी होगी, पूरी सूखी बन चुकी होगी और वहाँ पर अब खेती नहीं की जा सकती। वहाँ शॉर्टेज ऑफ वाटर, फूड हो चुका है, यानी वहाँ कुछ खाने पीने के लिए है नहीं कोई व्यवस्था। कुछ ऐसे ही मर गए होंगे, कुछ दूसरे ठंडी जगह रहने चले गए होंगे। ठीक है, अब अनदर थ्योरी सजेस्ट दैट द excessive deforestation led to ecological change, floods around the village and cities। अब देखो, अब ट्रीज नहीं रहेंगे तो वाटर का सप्लाई जल्दी खत्म हो जाएगा, मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। अब ट्रीज नहीं रहेंगे तो यानी डिफॉरेस्टेशन हुआ बहुत ज्यादा, तो उनके इकोलॉजिकल चेंजेस आए, फ्लड्स हुआ, फ्लड से वो उनका पूरा बाढ़ में पूरा विलेज चला गया, पूरी सिटी, हर चीज डिस्ट्रॉय हो गई। Some historians believe that land become less fertile because of the over cultivation। अब कुछ historians मानते हैं कि बहुत ज्यादा मतलब कल्टीवेशन हुआ, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर हुआ, इसीलिए वो जगह जो है कल्टीवेशन के लिए यानी अब उपजाऊ नहीं रही। देयर वॉज अ लेस फूड फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन। अब वहाँ पर बहुत कम, वैसे भी बहुत कम फूड होगा, फूड ज्यादा नहीं बनेगा, और जो हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन वहाँ की बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, तो मतलब खाने की तो शॉर्टेज होती ही। एंड दिस लेड टू दी ग्रेजुअल डिक्ले ऑफ द सिविलाइजेशन। अब ये कुछ हिस्टोरियंस ऐसा कहते हैं कि यही कारण था कि जो है सिविलाइजेशन विलुप्त हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो सजेस्ट दैट द आर्यन सेंटर्ड फ्रॉम द नॉर्थ एंड किल्ड द पीपल इन द मेनी सिटीज। आर्कियोलॉजिकल हैव फाउंड स्केलेटन्स विद ब्रोकन हेड एंड इन मोहनजोदारो। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है कि इट वाज सजेस्ट, अब कुछ साइंटिस्ट, कुछ हिस्टोरियंस, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि नॉर्थ से जब आर्यंस आए थे तो उन्होंने यहाँ के लोगों को जो है मारना चालू किया, उन्होंने मेन सिटीज के लोगों को मार दिया। और आर्कियोलॉजिकल ये भी कहते, और उनको कुछ अवशेष भी मिले हैं
कुछ स्केलेटन देखो, नॉर्मली जब स्केलेटन जो है या तो डिके हो जाता है यानी खराब हो जाता है, तो उसकी तो कोई बॉडी पार्ट ब्रोक नहीं होता है, पहली चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज लेकिन यहाँ पर आपको ब्रोकन हेड मिलेंगे यानी टूटे हुए सर, ठीक है। इट इज नॉट सर्टेन एज यू एक्चुअली हैपन, ये हमें पता नहीं है कि क्या हुआ था रियल में, ये बस एक थ्योरी है। परहैप्स it was a combination of reasons that has been led the decay of this civilization. अब ये आपका कुछ कॉम्बिनेशन आपको मैं बता रहा हूँ जो आप ये कह सकते हैं कि इसकी वजह से हुआ था ये, ठीक है। नेक्स्ट, मीनवाइल इन द वर्ल्ड अराउंड द टाइम्स ऑफ द इंडस वैली, अब इंडस वैली के टाइम पे हुआ ये कि ये सिविलाइजेशन बहुत ही ज्यादा जब चल रही थी तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन वहाँ बहुत ज्यादा तेज शुरू हो गई थी। उन्होंने नाइल के इजिप्ट के पास में शुरू कर लिया था। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आज का होमवर्क, कैन यू लोकेट इजिप्ट एंड द रिवर नाइल ऑन द मैप। अब आपको मैप लेना है, ओके, और उसपे आपको इजिप्ट और रिवर नाइल उसकी आपको पूरी अच्छे से मैप एकदम अच्छे से फिल्ड करके मुझे जो है कमेंट पे यस बोल दीजिएगा अगर आपने कर लिया हो तो। रिवर नाइल वॉज द लाइफ लाइन ऑफ द एंशियंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन। अब रिवर नाइल क्या थी, एक लाइफ लाइन थी लोगों के लिए, एंशियंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन के लिए। द इजिप्शियन सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड बिटवीन 3000 BCE एंड 300 BCE। अब ये जो है इनका मतलब बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन, इनकी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ी कैसे, 3000 BCE से लेकर के 300 BCE तक। ओके, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। अब ये तो नॉर्मल सी बात है, सभी ने सुना होगा द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, इन द 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ओके, 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, अब 7 नहीं है, अब 8 है क्योंकि अंकोर वट भी आ चुका है। अंकोर वट 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, अंकोर वट टेम्पल। ओके, सो द पिरामिड इज एन आर्किटेक्चरल मार्वल। ओके, अब ये जो पिरामिड है ये एक इतना बढ़िया, मतलब उस टाइम के लोग जहाँ पर क्रेन्स नहीं होती थी, इतने भारी भारी पत्थर वहां गए हैं, 100 टन 200 टन के। ओके, इट इज द ओनली वंडर ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड द स्टिल इज एग्जिस्ट। अब यही एक ऐसी चीज है जो हमें आज तक पता चली है, ये एक रहस्य है कि इसको बनाया किसने, ये इतना ज्यादा वंडर है इसे जो अभी तक चल रहा है। द एंशियंट इजिप्शियंस वर स्किल्ड बिल्डर्स। अब वो बहुत ही ज्यादा अच्छे बिल्डर्स थे, अच्छा मतलब काम वगैरह अच्छे से, मतलब बिल्ड अच्छे से करते हैं। दे वर वेरी एडवांस्ड इन मैथमेटिक्स टू। अब वो बहुत एडवांस है मैथमेटिक्स में, तो बहुत ही ज्यादा एडवांस थे, ठीक है। दे अंडरस्टूड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री। द कल्चर ऑफ द एंशियंट इजिप्ट हैज बीन लेटेस्ट लेगेसी फॉर द वर्ल्ड, ठीक है। अब ये वर्ल्ड के लिए ये बहुत ही ज्यादा एल्जेब्रा में, ज्योमेट्री में बहुत ही ज्यादा स्किल्ड लोग थे, ठीक है। इनका कल्चर एंशियंट इजिप्ट जो आज भी चल रहा है, इनका कल्चर आज भी चल रहा है, इनका कल्चर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव था। इजिप्ट, हाँ, इजिप्ट नेचुरल हिस्ट्री इज डॉक्यूमेंटेड इन द डिस्क्रिप्शन दे ला इजिप्टे, ठीक है। दिस इज द फ्रेंच वर्ड, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है, फ्रेंच वर्ड है डिस्क्रिप्शन दे ला एलेपेस्ट्रॉफ इजिप्ट, ठीक है। आपको इतना याद करना होगा। 2 अदर एंशियंट रिवर्स वैलीज, ठीक है। ये आपका कुछ एंशियंट वैलीज, इसमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन अलोंग द रिवर टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस, ठीक है। अब ये जो आपका बहुत ही ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन थी, इसके पास मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी थी इसके आसपास। फाइंड आउट मोर अबाउट दी सिविलाइजेशन एंड कंपेयर एंड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये भी एक होमवर्क है कि आपको इन दोनों सिविलाइजेशन का कंपैरिजन करना है। नेक्स्ट, सम इम्पोर्टेंट डेट्स रिलेटेड टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अभी आपको मेन है, कुछ आपको याद करने हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। 2500 BCE बिगिनिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ये जो शुरू हुई थी, ये आपकी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू हुई, मेन डेट्स हैं, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत ही अच्छे से याद करना होगा, ठीक है। 2500 BCE में क्या हुआ था, बिगिनिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक। इस सिविलाइजेशन की शुरुआत कब हुई थी, 2500 BCE में। वो डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ये
मतलब खत्म कब हो गई थी? 1700 BCE में। ओके, अब 3 आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट आ रहे हैं, ठीक है। हड़प्पा कब डिस्कवर हुआ था? बाय आर्कियोलॉजिस्ट। हड़प्पा डिस्कवर हुआ था 1921, ठीक। मोहनजोदड़ो कब डिस्कवर्ड हुआ था? मोहनजोदड़ो डिस्कवर्ड हुआ था 1922 में, यानी 1 साल बाद। ओके, मोहनजोदड़ो को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को के द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब कहा गया? ठीक है, 1980 में कहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करना होगा, ठीक है। आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने मतलब स्कूल एग्जाम्स के लिए भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद करना होगा। माइंड मैप पे आ जाते हैं। The Indus Valley civilization is believed to have been existent between 2500 BCE and 1700 BCE। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बीच में, इन दोनों के बीच में आई थी, 2500 BCE के बीच में और 1700 BCE के बीच में आई थी, ये सिविलाइजेशन आई थी। Some important site of the civilization are हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन एंड धोलावीरा। अब इसमें एक मिसिंग है, आपको धोलावीरा के बाद कॉमा लगा करके उस जगह पे आपको लोथल लिखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोथल तो मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट है। द सिटीज एग्जिबिट एक्सीलेंट प्लानिंग द ड्रेनेज सिस्टम सजेस्ट द इंजीनियरिंग एक्सपर्टाइज ऑफ द हड़प्पा, ठीक है। अब ये जो आपका मतलब जो ड्रेनेज सिस्टम था, ये तो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव था, जैसे कि मैंने आपको बताया। इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल ट्रेड फ्लरिश्ड, यानी अंदर की भी ट्रेड होती थी, इस सिविलाइजेशन के अंदर भी ट्रेड होती थी, उसके बाहर भी ट्रेड होती थी, यानी दोनों ही जगह ये बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रेडिंग करती थी। द मेन क्रॉप्स आर व्हीट, बार्ली एंड राइस, ठीक है। ये भी मेन आपका क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर द मेन क्रॉप्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? व्हीट, बार्ली एंड राइस। द पीपल वर स्किल्ड क्राफ्टमैन, यानी बहुत ज्यादा अच्छे क्राफ्टमैन भी थे। द कॉज ऑफ द डिक्लाइन वॉज नॉट known. Many historians think it is a natural disaster or a climatical change that led the decline of this civilization. अब हमें ये तो अच्छे से नहीं पता कि ये कैसे डिक्लाइन की थी, कैसे विलुप्त हुई थी, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये तो नेचुरल डिजास्टर होगा या तो क्लाइमेटिक चेंज होगा जो इसका कारण बन गया। अब हम न्यू वर्ड्स में आ जाते हैं। सिटाडेल, अ स्ट्रॉन्गली फोर्टिफाइड बिल्डिंग और अ प्लेस ऑफ सेफ्टी, ठीक है। सिटाडेल यानी अब बहुत स्ट्रॉन्गली बिल्डिंग जहाँ पर सेफ्टी की हर चीज थी, ठीक है। आग्रेन मीन्स अ प्लेस ऑफ और अ कंट्री विच रिलीव फार्मिंग रादर देन इंडस्ट्री, यानी वो एक ऐसी जगह, एक ऐसी कंट्री, एक ऐसी प्लेस जहाँ पर फार्मिंग बहुत ही ज्यादा मायने रखती थी। ग्रैनरी, जहाँ पर अब बिल्डिंग वेयर ग्रेन्स वर स्टोर, जैसे कि आपको पता है, जहाँ पर ग्रेन्स जो है, जहाँ पर हमारे फसलें को अच्छे से रखा जाता था। करीब artifact, an object made up of given shape such as a tool. It is a typically for historians interest. अभी आपके हिस्टोरियंस के लिए और आर्कियोलॉजिकल के लिए इंटरेस्ट है कि ये एक टूल है जहाँ पर आपको टिपिकली इन सब चीजों का मिलता है। टेराकोटा, हार्ड बेक्ड रेडिश ब्राउन क्ले, ठीक है। टेराकोटा क्या है? हार्ड है, बेक्ड है, रेडिश ब्राउन क्ले है, ठीक है। स्टिटाइल, अ वेराइटी ऑफ टाल्क विच हैज अ सोपी फील यूज्ड इन मेकिंग टेबल टॉप्स, ऑर्नामेंट्स, वॉश टब एटसेट्रा। अब स्टेटाइल है, एक वैरायटी ऑफ टाल्क है। टाल्क मीन्स टल्कम पाउडर, जैसे पाउडर होता है ना टल्कम पाउडर, वैसे एक पाउडर होता है टाल्क का जो सोपी फील हमें कराता है, यानी बहुत ही ज्यादा जैसे साबुन की जो हमें फील आती है वो। जैसे टॉल्क हमारी हेल्प करती है हमें सोपी फील कराती है, वैसे आपका वो आपकी टेबल टॉप्स बनाने में भी हेल्प करती है, कुछ ऑर्नामेंट्स बनाने में भी हेल्प करती है, वॉश टब्स बनाने में हेल्प करती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। कार्लेरीन मतलब होता है अ रेडिश वेराइटी ऑफ क्वार्ट्ज यूज्ड इन ज्वेलरी, ठीक है। अब रेडिश यानी एक भुरभुरी रंग की होती है, वो ज्वेलरी में क्वार्ट्ज होती है, वो ज्वेलरी में मेनली यूज होती है आपकी मतलब बेसिक ज्वेलरीज बनाने में, ठीक है। अब डॉक यार्ड हो गया। अब डॉक यार्ड यानी जहाँ पर शिप्स बनती हैं, शिप्स रिपेयर होती हैं, शिप्स को मेंटेन किया जाता है और शिप्स को पार्क किया जाता है, ठीक। सिंपल सा था इस थ्योरी को। इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू द क्वेश्चन आंसर्स एंड द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. So friends, now it's time to say you goodbye, but at first please like, subscribe and comment so I will make a video
of this chapter's exercise. Thanks for watching. Take care and bye.